everyone, so we are back with another video, and in this we are going to discuss the section D and section E. Continue करेंगे हम अपना discussion of the CBSE class 12th maths board exam paper of the year 2025. जैसे कि मैंने कहा हम सेक्शन डी एंड सेक्शन ई डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और ए बी सी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 2 वीडियोस में. यू कैन चेक इट फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ द PYQs. ऑलराइट, तो अब हमारे पास सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. इट सेज यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें एरिया कौन से रीजन का, बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल 5x प्लस 2, द x एक्सिस, the ordinates x equal -2 and x equal 2. तो हमारे पास 4 लाइन दे दी हैं. चारों लाइन से बाउंडेड रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया. बहुत इजी है. देखो फटाफट से पहले हम लाइन लिख लेते हैं. कौन कौन सी लाइन है हमारे पास. फर्स्ट इज y equal 5x plus 2, then it is x axis, then x equal -2 and x equal 2. चलिए इसको प्लॉट करते हैं. ये हमने बनाया अपना कोऑर्डिनेट प्लेन. दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, राइट, दिस इज y एक्सिस. अब फर्स्ट लाइन कहती है y इक्वल 5x प्लस 2. एक लाइन को बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो 2 पॉइंट्स हम फाइंड कर लेते हैं फटाफट से. देखो यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया x y. फर्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम x को 0 रखते हैं, यहाँ पर अगर हम x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2. अनदर इज जब y 0 हो जाता है तो क्या होगा, अगर यहाँ y 0 हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0 इक्वल 5x प्लस 2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2/5. 2 पॉइंट बनेगा -2/5. दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. फर्स्ट इज 0 2, तो जब x 0 है तो y 2, फर्स्ट पॉइंट ये रहा. अनदर इज -2/5 0. अब देखो -2/5 -1 से बड़ा होता है तो वो समवॉट यहाँ पर होगा, एंड -2/5 0 y 0, तो यही हमारे पास पॉइंट बन गया. तो लाइन क्या बनी, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, बोथ साइड्स एक्सटेंड कर देते हैं. देखो मैं थोड़ा रफली बना रही हूँ, आप लोग स्केल से बनाना. समवॉट इस तरीके से हमारे पास लाइन बन के आएगी. ये कौन सी लाइन है हमारे पास, y इक्वल 5x प्लस 2, देन x एक्सिस. तो x एक्सिस तो हमारे पास है ये, देन x इक्वल -2 एंड x इक्वल 2. x इक्वल -2 कौन सी लाइन होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू x इक्वल -2. ऐसी x इक्वल टू ये हो जाएगी. ठीक है, ये मान लो ये हमारे पास 2 है और ये -2 है, राइट. थोड़ा रफली बन रहा है. जैसे कि मैंने कहा, नाउ वी हैव टू फाइंड द रीजन बाउंडेड. तो यहाँ पे क्लियरली हमें रीजन एक दिखाई दे रहा है. वो कौन सा रीजन है, देखो ये हमारे पास बाउंडेड रीजन बनेगा या नहीं बनेगा, है ना. यहाँ पर लाइन y इक्वल टू 5x प्लस 2 भी आ रही है, राइट. x इक्वल -2, x इक्वल 2 भी आ रहा है, एंड x एक्सिस. चारों लाइनें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं चारों लाइनें. ठीक है, नाउ हमें क्या रह गया, बस एरिया फाइंड करना है. एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनानी होती है, स्ट्रिप्स बनानी होती है. तो स्ट्रिप बनाते हैं. देखो x एक्सिस है तो कौन सी वाली ज्यादा सही रहेगी बनाने, लाइक दिस. एक हमने स्ट्रिप बनाई, ये इसको हम मान लेते हैं स्मॉल dx, और ये क्या होता है हमारे पास y. ऐसे ही हमने यहाँ पर बना दी. ये होता है हमारे पास dx और ये कितना होता है हमारे पास y. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग. एरिया यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट तरीके से निकलेगा. क्यों, तो 2 रीजन हमारे पास आए हैं. एक है बिलो द कर्व और एक है अबव द कर्व. जो बिलो द कर्व हो गया उसमें अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ये कौन सा पॉइंट आएगा हमारे पास, -2 समथिंग करके आएगा. यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट -2 है, तो -2 से -2/5 तक जा रहा है. तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा नेगेटिव. बट एरिया तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इसलिए जब भी हमारे पास एरिया बिलो द कर्व आता है तो हम उसका एरिया फाइंड करने के बाद क्या लगा देते हैं, मॉडुलस. तो ऐसा करते हैं, पहले ही मॉडुलस लगा के चलते हैं. वो वाला एरिया इंटीग्रेट करेंगे, उसके इंटीग्रेशन के बाहर क्या लगा देंगे, मॉडुलस. चलिए कैलकुलेट करते हैं. अपना एरिया कितना हो गया, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन. अब यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास 2 तरीके की स्ट्रिप्स होती हैं. एक होता है x dy, एक होता है y dx. यहाँ पर जो हमने स्ट्रिप ली, अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमने dx एंड y ये वाले लिए. ठीक है, सो एरिया हमारे पास इसको यूज करके बनेगा. तो ये कितना हो गया, एरिया इज इक्वल टू y dx
बट यहाँ पर हमें 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा। एक जब हमारे पास ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक जब हमारे पास एक्स जो है -2 से -2/5 तक जा रहा है, एंड दूसरा जब वो -2/5 से 2 तक जा रहा है। ठीक है, 2 स्टेप्स बनेंगी। सो वन इज -2 से -2/5 एंड अनदर इज -2/5 से 2 y dx। बट अगर आप ऑब्जर्व करो -2/5 से 2 सेकेंड वाले में तो हमारे पास अबव द कर्व है, तो इसमें मॉड्यूलस लगाने की जरूरत नहीं है, बट ये वाला बिलो द कर्व के लिए हो रहा है, इसमें हमारे पास और क्या ऐड होगा, एक मॉड्यूलस। क्या ये सबको समझ आया हमने यहाँ मॉड्यूलस क्यों लगाया है? चलिए, अब यहाँ पर y क्या है हमारे पास, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, तो वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5x + 2। सो मॉड्यूलस -2 से -2/5 इंटीग्रेशन होगा 5x + 2 dx प्लस -2/5 से 2 5x + 2 dx। यहाँ तक समझ आया? ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 5x + 2 का इंटीग्रेशन होता है 5x² 2 प्लस 2x, राइट। और फर्स्ट में हमारे पास लिमिट जा रही है -2 से -2/5 एंड देन वी आर टेकिंग द मॉडुलस ऑफ इट। देन अनदर इज एडिंग, वही हमारे पास है 5x + 2, तो 5x + 2 का क्या होगा, x² 2 प्लस 2x, और कहां से कहां तक लिमिट है, -2/5 से 2 तक। तो कितना बन जाएगा ये 5/2 -2/5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो जब हम x में अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2/5 का स्क्वायर, और इसी में ही अगर हम माइनस कर दें इसकी लोअर लिमिट तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस 2, अपर लिमिट है -2/5 एंड देन माइनस करेंगे लोअर लिमिट। समझ आया सबको? प्लस ऐसे ही यहाँ पर 5/2 x² में हमें क्या करना है, पहले अपर लिमिट दैट इज 2 का स्क्वायर, then minus lower limit -2/5 का square, then plus 2, upper limit is 2 and then minus lower limit -2/5। it is just calculation। 5/2 ये कितना बन गया हमारे पास, 4/25 minus 4 plus 2, ये कितना बन जाएगा, -2 प्लस 10/5। मैंने हाथ के हाथ इसमें एलसीएम भी लिया है, अगर आप ऑब्जर्व करो, then here it becomes 5/2 4 minus 4/25 plus 2 plus 2/5, ये बन जाएगा 10। एलसीएम ले लिया मैंने हाथ के हाथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5/2, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, 1/25 - 1 दैट इज -24/25। कैलकुलेशन है, करनी है सबको। ठीक है, 8/5 देन प्लस 5/2, अगेन 4 अगर मैं इसी से कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 24/25, देन इट इज प्लस 12/5, राइट। तो ये कितना बन गया, अगर मैं यहाँ 5 से कैंसिल करूं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से कैंसिल करूं तो 2 टाइम्स जाएगा। इट बिकम्स, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ मॉडुलस चलना बंद हो गया, एक यहाँ पर मॉड आएगा, एक यहाँ पर, देन यहाँ पर मॉड आएगा एंड देन यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलस चलाते रहना है। तो ये बन गया मॉडुलस ऑफ -48/5 प्लस 16/5, देन इट बिकम्स सेम यहाँ पर 5 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, तो ये बन गया प्लस का 48/5 देन प्लस 24/5, राइट। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अपॉन में 5 32 माइनस का, और यहाँ पे लग जाएगा मॉड, प्लस 48 and 24 is 72/5 and it is equal to 32 plus 72/5। तो ये कितना बन गया अपने पास, 104/5 स्क्वायर यूनिट। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज फाइंड, इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, हमें ये फाइंड करना है, कितना होगा ये, जल्दी से देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कौन सी फॉर्म लग रही है, इट्स अ पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी इसका 5th फॉर्म। देखो यहाँ पर डिग्री क्या होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर की डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट
2 है और यहाँ पर x स्क्वायर में x मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट आएगी 3, तो वो लेस आ रही है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। अगर हाईएस्ट नहीं आती तो हमारा क्या तरीका होता है, हम पहले डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से, तो वो तो हमें यहाँ पर करना नहीं है ना। चलिए तो लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होगा, x प्लस 2 के लिए तो हमारे पास आ जाएगा a न्यूमरेटर में, a अपॉन x प्लस 2, देन x स्क्वायर प्लस 1 के लिए हमारे पास आता है bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a b c निकालेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट। वो कैसे निकालेंगे, इधर एलसीएम ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो एलसीएम यही बनेगा x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी आपस में, तो a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और bx प्लस c के साथ आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी कर देना आप, यहाँ पर दोबारा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, मैं नहीं लिख रही हूँ बट आप लोग लिखना। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c अपॉन में x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास बनेगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी एक्स प्लस a प्लस 2c। हमने क्या किया, x स्क्वायर को एक साथ रख दिया, x वाली टर्म्स को एक साथ और कॉन्स्टेंट्स को एक साथ। ठीक है, देन अपॉन डेनोमिनेटर एज इट इज। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोनों डेनोमिनेटर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो ये कितना बन गया हमारे पास, कंपेयर अगर हम करते हैं एक्स स्क्वायर का इधर है a प्लस बी और इधर अगर कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 1। ऐसे यहाँ पर 2b प्लस सी भी किसके इक्वल होगा, 1 के, और a प्लस 2c विल बी इक्वल टू अगेन 1। तीनों कोएफिशिएंट्स 1 के इक्वल आते हैं। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस a, वो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 2 1 माइनस a प्लस c इक्वल 1, तो 2 माइनस 2a प्लस c इक्वल 1, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2a माइनस 2, दैट इज c इज इक्वल्स टू 2a माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से c की वैल्यू आती है 1 माइनस a बाय 2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू आई 2a माइनस 1, यहाँ से c की वैल्यू आई 1 माइनस a बाय 2, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 माइनस a बाय 2। ये 2 उधर जाएगा तो बनेगा 4a माइनस 2 इक्वल 1 माइनस a, which implies 5a is equal to 3, a is equal to 3 by 5। क्या इतना क्लियर है सबको। अब हम ये a रख देंगे इंडिविजुअली b और c निकालने के लिए, तो यहाँ पर अगर हम a रखते हैं तो b विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 बाय 5 विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2 बाय 5, और c में अगर हम रखते हैं तो c विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3 बाय 5 माइनस 1, तो ये किसके बराबर होएगा, 6 बाय 5 माइनस 1, दैट इज 1 बाय 5। तीनों की वैल्यूज आ गई है। अब तीनों वैल्यूज हम अपनी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कौन सी, जो मैं वाइट से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाली जो मैंने बॉक्स में बनाया, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पर हम 1 में ए बी सी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ए कितना है 3 बाय 5, तो 3 बाय 5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो बी कितना है यहाँ पे 2 बाय 5, तो 2 बाय 5 एक्स प्लस 1 बाय 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बन गया। दैट मीन्स अगर ये पूरा फंक्शन जो है हम ये लिख सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करो या फिर ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करो, बोथ विल गिव द सेम आंसर। ठीक है, तो साथ के साथ में कांस्टेंट्स को बाहर लेते चलती हूँ, तो क्या बन जाएगा 3 बाय 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनेगा 2 बाय 5 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 बाय 5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx।
तीन इंटीग्रेशंस में ही हमारे पास ब्रेक हो जाता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, इसका आंसर कितना आएगा, 1/x का क्या होता है log x, तो 1/x प्लस 2 का कितना हो जाएगा log mod x प्लस 2। ठीक है, देन यहां पर हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसको मैं लिख देती हूं, ये जो है मान लेते हैं आई है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये हमारे पास क्या है i1 प्लस i1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। आप देखो ये वाला भी हमारे पास डायरेक्ट है, 1/x² प्लस 1, हमें पता है 1/x² प्लस a² किसके इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर a 1 है तो ये तो हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो tan इनवर्स x आ जाएगा, राइट। तो इसका आंसर क्या बनेगा प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। तो i का निकालने के लिए हमारे पास अगर i1 आ जाए तो हमारे पास इंटीग्रल आ गया। चलिए तो पहले फटाफट से i1 कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ i1 कितना हो जाएगा, यहां पर हम लेट कर लेते हैं x² प्लस 1 को t, तो 2x dx कितना हो जाएगा dt, तो x dx कितना हो गया dt बाय 2। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो i1 विल बी इक्वल टू 1/5, ये 2x dx पूरा कितना बन जाएगा dt, और x² प्लस 1 को हमने कितना माना है t अपॉन t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log, सो इट बिकम्स 1/5 log mod t। t की जगह हम क्या रख देंगे x² प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 log x² प्लस 1 प्लस c1 और इसको लिख देते हैं c2। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम इसको रखते हैं, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। So it becomes I equal 3/5 log modulus x plus 2, then I1 कितना है हमारे पास 1/5 log x² plus 1 plus 1/5 tan inverse x plus c, जहां पर हम c बोल देते हैं is equal to c1 plus c2। कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वापस से कांस्टेंट आएगा ही आएगा, तो i की वैल्यू आ गई। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। हमें दो लाइंस दे रखी हैं, इनका हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो दो फॉर्मूले हैं इसको सॉल्व करने का। ये दो लाइंस हमें दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, तो या तो हम कार्टेशियन फॉर्मूला लगाएं या फिर क्या करें कि हम इनको कन्वर्ट कर दें वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा दें। मोस्टली मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसका फॉर्मूला इजी टू रिमेम्बर है, शॉर्ट भी है और इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है। इसको हम मान लेते हैं कि ये लाइन 1 और दिस इज लाइन 2, राइट। तो इंडिविजुअली लाइन 1 एंड लाइन 2 की वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशंस फॉर लाइन 1 एंड लाइन 2 आर, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म होती है आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां पे ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एंड दिस इज द वेक्टर विच सजेस्ट अस डायरेक्शन रेशियोज। कार्टेशियन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स एंड ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इनको यूज करके हमारे पास वेक्टर इक्वेशन बनेगी -1 i कैप प्लस j कैप, ठीक है, देन प्लस 9 k कैप प्लस लेमडा 2 i कैप प्लस j कैप -3 k कैप, राइट। लाइन 2 कितनी बनेगी 3 i कैप, राइट, ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास, -15 j कैप प्लस 9 k कैप प्लस लेमडा 2 i कैप -7 j कैप प्लस 5 k कैप। ये दो हमारे पास बन गई लाइन की इक्वेशन। लाइन 1 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं a1 प्लस लैम्डा b1 के, और लाइन 2 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं a2 प्लस लैम्डा b2 के, ठीक है। सो विच इंप्लाइज L1 इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड हियर L2 इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, राइट। ऑन कंपेयरिंग अगर हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं
तो यहाँ से a1, a2, b1, b2 हमें क्या मिलते हैं? a1 हो गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 9k कैप, राइट। a2 हो गया 3i कैप माइनस 15j कैप प्लस 9k कैप, राइट। देन b1 हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, इट इज प्लस j कैप, राइट। देन b2 हो गया अपने पास 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 5k कैप। नाउ वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमने ये अलग से क्यों निकाला है? क्योंकि उसके फॉर्मूले में हमें ये चारों चाहिए। फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट से। तो ये होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसके लिए हमें a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2 एंड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो फटाफट से हम ये तीनों निकाल देते हैं, देन वी विल सब्स्टिट्यूट इन दिस। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 कितना है? a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर विल बी इक्वल टू, पहले i के टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3i माइनस 15j प्लस 9k माइनस माइनस प्लस i माइनस j माइनस 9k। सो इट बिकम्स 3 प्लस 1 i कैप, राइट। या इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना बन जाएगा? 4i कैप, राइट। देन इट बिकम्स माइनस 16j कैप एंड देन इट बिकम्स 0, राइट। तो 4i माइनस 16j। b1 क्रॉस b2 निकाल देते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम i j के। यहाँ पर फर्स्ट रो में लिख देते हैं हम b1 वेक्टर एंड सेकंड में b2 वेक्टर। तो b1 वेक्टर हमारे पास कितना हो गया? 2 1 माइनस 3, राइट। एंड b2 कितना हो गया? 4 माइनस 7 एंड 5। कितना हो जाएगा? i कैप, देन इट विल बी 5 माइनस 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 प्लस तो 21, देन माइनस j कैप, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस माइनस प्लस 6, देन प्लस k कैप, यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 14 माइनस का 2, तो ये कितना हो गया? माइनस 16 i कैप माइनस 16 j कैप एंड माइनस 16 k कैप, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। a2 माइनस a1 में से हमारे पास 4 कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा i माइनस 4j कैप, और यहाँ से माइनस 16 कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। चलिए अब निकालना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास? b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 16 का होल स्क्वायर। क्या आप समझे मैंने ये क्या लिखा? माइनस 16 का स्क्वायर लिखो या 16 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, एक चीज। दूसरा क्या है? यही स्क्वायर हमारे पास 3 बार आ रहा है, तो आप 1 प्लस 1 प्लस 1 करो या 3 इंटू 1 करो, ठीक है। तो हम लेते हैं इसका अंडर रूट। 3 का अंडर रूट क्या होगा? रूट 3, और 16 के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 16 रूट 3। क्या सबको समझ आया ये मैंने कैसे किया? बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए b1 क्रॉस b2, ये है माइनस 16 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। डॉट प्रोडक्ट हो रही है इसकी a2 माइनस a1 के साथ, वो क्या है? 4 इंटू आई कैप माइनस 4j कैप अपॉन, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 16 रूट 3 से, ठीक है। चलिए अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होगा? आई वेक्टर की मल्टीप्लाई आई वेक्टर में होती है, जे वेक्टर की मल्टीप्लाई जे में होती है, और के की के में। यहाँ पर के है और यहाँ पर के नहीं है, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो आई वेक्टर की आई में माइनस 16 इंटू 4 आई डॉट आई प्लस 1 हो गया। देन जे की जे में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 16 इंटू, यहाँ पे जे कितना होगा? 4 इंटू माइनस 4 विच इज माइनस का 16 जे अपॉन 16 रूट 3। तो ये कितना हो गया हमारे पास? देखो दोनों के पास माइनस 16 है, तो माइनस 16 हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा? 4, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस 16 अपॉन 16 रूट 3 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया? माइनस
और माइनस का 12 अपॉन रूट 3, राइट। देन माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आया 12 अपॉन रूट 3। अब हम इसको कर देंगे रैशनलाइज, रैशनलाइज करना जरूरी है, तो ये रूट 3 ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना बन गया 12 रूट 3 अपॉन 3 एंड 3 4s are, so which is equal to 4 रूट 3 यूनिट्स आंसर। आई होप सबको समझ आया होगा हमने कैसे किया, मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको करके बताया है, ठीक है। ये चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट्स अ मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। दो मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं ए एंड बी, पहले हमें ए बी फाइंड करना है एंड देन यूजिंग इट सॉल्व करना है सिस्टम को, या फिर सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कहा है कि पहले ए इनवर्स फाइंड करो इस ए मैट्रिक्स का एंड देन सॉल्व द सिस्टम। तो चलिए दोनों पार्ट फटाफट देखते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 35 ए पार्ट, यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ए बी। तो आप पहले ए और बी भी लिख के दिखाएंगे कि भाई ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। मैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन से लेके ए बी फाइंड कर देती हूँ। ए इसके इक्वल होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, याद है कैसी होती है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है। देन अगेन फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट आएगा। देन अगेन फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो थर्ड एलिमेंट आएगा, ठीक है। याद है सबको कैसे करते हैं, चलिए फटाफट से देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -4 + 4 + 8, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस माइनस +4 - 8 + 4, ये बन जाएगा हमारे पास -4 - 8 + 12, राइट। देन ये बन जाएगा हमारे पास -7 + 1 + 6, इट बिकम्स +7 - 2 + 3, इट बिकम्स -7 - 2 + 9. Then it becomes 5 - 3 - 2, it becomes -5 minus plus, तो 6 हो जाएगा and then -1, ये बन जाएगा 5, then again minus plus and then -3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 8, then it is equal to 0, then it is 0, then it is 0, then it becomes 8, then it is 0, again 0, again 0 and then again 8, so it is equal to 8i, ठीक है। सो ए बी अगर हमारे पास 8i के इक्वल है तो यहां से हमारे पास इसको मान लेते हैं वन इक्वेशन, एक इक्वेशन निकल के आएगी। या तो हम इसको यूज कर सकते हैं बी इनवर्स निकालने के लिए या फिर ए इनवर्स निकालने के लिए, वो डिपेंड करता है कि हमारे ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये रखी है ये कौन सी मैट्रिक्स बनाती है, ए या बी। फटाफट से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम गिवन है, इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपनी मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम ये लिख सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके लिखेंगे तो बनेगा 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3, देन इट बिकम्स x y z इक्वल 4 9 1, राइट। तो ये कौन सी बनी, ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स, इट इज बी मैट्रिक्स। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं बी, इसको अज्यूम कर लेते हैं x इक्वल सी, ठीक है। देन इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए x फाइंड करना है, x y z की वैल्यू, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं b इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई करा अगर हमने b इनवर्स से यहाँ पर b और राइट हैंड साइड b, तो x की वैल्यू आ गई b इनवर्स सी। नाउ अब b इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, जो मैं यहाँ पर अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें b इनवर्स से तो b इंटू बी इनवर्स i हो जाएगा, तो यहाँ पे तो a आएगा और यहाँ पर 8 इंटू i इंटू बी इनवर्स विल बी b इनवर्स, सो विच इम्प्लाइज b इनवर्स हो जाएगा a/8। क्या सबको समझ आया, b इनवर्स यहाँ से आया हमारे पास a/8, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 2 हमारे पास x को हम लिख सकते हैं a/8 इंटू c, और ब्रैकेट में लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अगर हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 1/8, इट बिकम्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो -4 इंटू 4 इज -16 प्लस 36 प्लस 4, देन माइनस का 28 प्लस 9 प्लस 3, देन 20 - 27 - 1, so it becomes 1/8
24 minus 16 and it becomes minus 8. राइट सबको क्लियर हो रहा है? सॉरी, ये कितना बन गया? 3 minus 2 minus 1. ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई, विच इम्प्लाइज x इक्वल 3, y इक्वल -2 एंड z इक्वल -1 आंसर. आई होप सबको समझ आया होगा. चलिए फटाफट से देखते हैं इसका बी पार्ट क्या कहता है. ए मैट्रिक्स है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है. राइट, चलिए तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. तो हम पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, देन एडजॉइंट एंड देन इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे. ठीक है, सो वी विल गेट द ए इनवर्स. सो फर्स्ट अब ए का डिटर्मिनेंट पहले हम फाइंड करेंगे. ए का डिटर्मिनेंट हो गया 1 माइनस 1 माइनस 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 प्लस 2, तो -2 देन -2 ये हो जाएगा -2 माइनस 0. 0 का हम फाइंड नहीं करते हैं. राइट, तो कितना हो जाएगा? -3 माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट टू बी 1. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स. फटाफट से कोफैक्टर्स लिख देती हूँ, सबको निकालने आते होंगे. तो यहाँ पे a11 कितना हो जाएगा हमारे पास? -3. a12 विल बी इक्वल टू 2, a13 विल बी इक्वल टू 2, a21 will be equal to -2, a22 will be equal to 1, a23 will be equal to 1, a31 will be equal to -4, a32 will be equals to 2 and a33 will be equals to 3. ठीक है, तो हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी? -3 2 2, -2 1 1, -4 2 3. राइट, जो हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं. तो कोफैक्टर सब लोग निकाल लेंगे अपने आप. ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. ठीक है, अब हमें लेना है इसका ट्रांसपोज, तो उससे आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट. तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज. तो वो कितना बन जाएगा? -3 2 2. ट्रांसपोज मतलब रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं. तो -2 1 1 एंड -4 2 3. राइट, ए इनवर्स का भी मैंने फॉर्मूला बताया था. क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. राइट, तो एडजॉइंट ए हमारे पास ऊपर गिवन है और डिटर्मिनेंट कितना आया था? 1. राइट, सो जो एडजॉइंट है वही हमारे पास ए इनवर्स हो गया. हमारे पास ए इनवर्स आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और डिटर्मिनेंट वाली को मान लेते हैं इक्वेशन 1. राइट, नाउ using this A inverse we have to solve the system of equations. तो system of equations फटाफट से लिख लेते हैं. हमारे पास system of equation है. Now this system of equation can be written as मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को. तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? 1 -2 0. कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. 2 -1 -1 0 -1 1. Then x y z and it is equal to 10 8 7. राइट, ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है अगर आप ऑब्जर्व करो? सो दिस इज नथिंग बट मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो ये बन गया ax इक्वल b. सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b. राइट, समझ आया? अब यहाँ पे x फाइंड करने के लिए हमें a इनवर्स और b की मल्टीप्लाई करनी है. a इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन 2 वी विल टेक. So x is equal to -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 multiplied by 10 8 7. और ये हमने इनवर्स रखा कैसे? तो इसके लिए आ जाएगा फ्रॉम 2. राइट, अब बस इसकी फटाफट से मल्टीप्लाई करनी है. तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना बन जाएगा? आप लोग इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर देना. इसका आंसर आएगा -74 42 एंड 49. So x y z हमारे पास कितने आ गए? x is equals to -74, y is equals to 42 and z is equals to 49 आंसर. ठीक है, आया सबको समझ में? चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36. सो अब हमारे पास सेक्शन ई में 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट कहता है अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट कंपटीशन विद पार्टिसिपेंट्स एज स्पीकर्स S1, S2, S3, S4 and these are judged by the judges J1, J2, J3. Next कहता है each speaker can be assigned one judge.
हर एक स्पीकर के लिए हम एक जज असाइन कर सकते हैं। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट S to J defined as R equal XY, speaker X is judged by judge Y, X belongs to S and Y belongs to J। तो ये रिलेशन क्या कह रहा है, S से हमारे पास J तक, यहाँ पर S1, S2, S3, S4 4 स्पीकर्स हैं और 3 जजेस हैं। ठीक है, रिलेशन S से J तक बनाया गया है कि उस रिलेशन में वो XY है जहां पर स्पीकर X इज जज्ड बाय जज Y। तो ये रिलेशन कैसे हुआ, सपोज S1 को जज कर रहा है J1, ठीक है, या फिर S1 को जज कर रहा है J2, या फिर S1 को जज कर रहा है J3। और भी हम बना सकते हैं, S2 J3 बना सकते हैं, S3 J1 बना सकते हैं एंड सो ऑन, इसके कई सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हमें पूछा गया है कि हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं फ्रॉम S to J इन आवर फर्स्ट पार्ट। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 raised to the power m into n, जहां पर mn क्या होते हैं, अगर हमारे पास रिलेशन A सेट से B सेट तक है सच दैट इसमें m एलिमेंट्स हैं और इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर रिलेशन S से J तक जा रहा है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 raised to the power 3 into 4 which is 2 raised to the power 12। Now second part says a student identifies a function from S to J as S to J तक उन्होंने एक फंक्शन बनाया, S1 J1, S2 J2, S3 J2, S4 J3। ये उस फंक्शन के 4 एलिमेंट्स हैं, हमें चेक करना है वेदर इट इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है कि वो बोथ 1 1 एंड ऑन टू हो, यदि इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर वो बाइजेक्टिव नहीं है, दोनों को सेटिस्फाई होना है। अब आप एक चीज देखो, 1 1 मतलब क्या होता है, हर एक एलिमेंट के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पर क्या हमारे पास हर एक के पास यूनिक इमेज है, तो आप देखो S2 J2 और S3 J2 में S2 भी हमारे पास J2 के पास जाके मैप हो रहा है और S3 भी J2 के पास जाके मैप हो रहा है, दो एलिमेंट्स के पास सेम इमेज हो गई, तो यूनिक इमेज वाला कंसेप्ट तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 1 1 ही नहीं है, ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब वो 1 1 ही नहीं है तो हमारे पास वो बाइजेक्टिव तो होएगा ही नहीं, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव, राइट, वो बाइजेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है हमसे हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस कैन बी देयर फ्रॉम सेट S टू सेट J। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अगेन, अगर हमें पूरे 1 1 फंक्शंस निकालने हैं तो वो कितना होता है, इट इज NPM, जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। अगर हमारे पास n है ग्रेटर देन m, n 0 अगर हमारे पास है n लेस देन m। यहाँ पर ये n और m क्या होते हैं, अगर हमारे पास सेट A और B दो हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम A टू B, अगर A के पास हमारे पास m एलिमेंट्स हैं और B के पास n एलिमेंट्स हैं, तो कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो NPM, बट अगर डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हो गए तो 0। यहाँ पर हमारे पास n लेस देन m, क्यों, क्योंकि J के पास 3 एलिमेंट्स हैं और S के पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो n जो है वो हमारे पास m से छोटा हो गया, तो एलिमेंट्स अगर छोटे हैं तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस 0 बनेंगे। ठीक है, आप वैसे भी देखो 1 1 फंक्शन के लिए हर एक के पास यूनिक इमेज होनी चाहिए, यहाँ पर अगर मैंने S1 J1 पे मैप कर दिया, S2 J2 पे और S3 J3 पे, तो S4 तो मैप ही नहीं होगा, तो ये तो फंक्शन ही नहीं बनाएगा, और अगर किसी एक के पास भी मैंने इसे भेज दिया तो ये मेनी वन हो जाएगा, तो 1 1 फंक्शंस तो यहाँ पर हमारे पास बन ही नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास अनदर स्टूडेंट कंसिडर्स, यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन S1 S2 S2 S4
in the set S, write the minimum ordered pairs to be included such that ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो. कौन सा वाला रिलेशन? R1. ठीक है, राइट दोज मिनिमम पेयर्स जिसको कि अगर हम R1 में डाल दें तो R1 रिफ्लेक्सिव तो बन जाए बट सिमेट्रिक ना हो. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, राइट? सो रिफ्लेक्सिव मीन्स कोई भी रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव तब कहलाया जाएगा यदि हर एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट के लिए A, A R में बिलोंग करे. मतलब एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर. यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है R1. तो R1 को रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो जिस सेट से एलिमेंट उठा रहा है वो S है, तो उस सेट के हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. यहाँ पर S में 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, S1, S2, S3 एंड S4. S1, S1, S1 के लिए S2 से, S3 से रिलेटेड और S4 से रिलेटेड होना चाहिए. ये 4 तो होने चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा. अब चेक कर लेते हैं क्या जो हमारे पास इन चारों को ऐड करके R1 में रिलेशन सिमेट्रिक बन रहा है या नॉट सिमेट्रिक. अगर सिमेट्रिक बन रहा होगा तो हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि वो सिमेट्रिक ना बने, एंड इफ इट इज नॉट सिमेट्रिक सो दीज 4 आर द आंसर. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हर AB के लिए BA बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, सो इफ AB belongs to R, it should imply that BA belongs to R, then R हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक. ठीक है, यहाँ पर S1, S2 तो बिलोंग कर रहा है बट इसके लिए S2, S1 नहीं है. ऐसे S2, S4 तो है बट इन चारों में भी और इन दो में भी हम ढूंढे तो S4, S2 नहीं, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है. दैट मीन्स these 4 should be added. These 4 is the answer. Next says 3 persons, Amber, Bonzi and Comet are manufacturing cars which run on petrol and on battery as well. वो cars बनाते हैं जो दोनों पे चलती है, पेट्रोल पे भी और बैटरी पे भी. उनका प्रोडक्शन शेयर मार्केट में कितना है? तीनों का प्रोडक्शन शेयर की परसेंटेज हमें दे रखी है 60, 30 एंड 10 रेस्पेक्टिवली. और प्रोडक्शन कैपेसिटी की वो बैटरी वाली है या जिसको हम इलेक्ट्रिक भी कह देते हैं. ठीक है, वो दोनों बना रहे हैं तो उन्होंने दोनों में से बैटरी की परसेंटेज हमें दे दी कि बैटरी वाली कार्स उन्होंने कितनी बनाई है. ए मतलब एम्बर, मैं ए यूज करूंगी एम्बर के लिए, बी यूज करूंगी बॉन्जी के लिए और सी यूज करूंगी कॉमेट के लिए. तो ए ने कितनी 20, बी ने 10 और सी ने 5% कार्स रिस्पेक्टिवली बनाई है इलेक्ट्रिक वाली. तो रेस्ट कितनी हुई, मतलब 20 का बचा हुआ 80%, 10 का बचा हुआ 90% और 5 का बचा हुआ 95% उन्होंने पेट्रोल पे चलने वाली बनाई है. तो इस हिसाब से हमें इनकी परसेंटेज मिल गई. चलिए इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस दिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड कार इज एन इलेक्ट्रिक कार. जो भी हमने इन्होंने इतनी सारी कार्स बनाई उनमें से हमने कोई भी एक कार सिलेक्ट करी तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं हमारे पास कि वो इलेक्ट्रिक कार ही आए. देखो कैसे करना है, पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है फटाफट से वो लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. सबसे पहले लिख लेते हैं इवेंट्स. आंबर का मार्केट में प्रोडक्शन शेयर हमने रिप्रेजेंट किया है ए से. बी क्या हो जाएगा, सेम आप लिखोगे प्रोडक्शन शेयर ऑफ बॉन्जी. अब की बार किसका आ जाएगा, बॉन्जी का. और सी में लिखेंगे हम प्रोडक्शन शेयर मार्केट में कार्स बनाने का ऑफ कॉमेट. ठीक है, देन हम लिखेंगे ई होएगा हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ कार्स दैट आर बैटरी ऑपरेटेड या फिर इलेक्ट्रिक कार्स. तो ई बताता है कितनी इलेक्ट्रिक कार्स की प्रोडक्शन हुई है. ठीक है, ये हमने लिखा. एक और इवेंट लिखते हैं, इसको E1 मान लेते हैं, हो जाएगा E2 जो कि है प्रोडक्शन ऑफ कार्स दैट रन ऑन पेट्रोल. तो अब हमारे पास सारे इवेंट्स को हमने डिस्क्राइब कर दिया. अब इनकी लिखते हैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी. फटाफट से यहाँ पर देख के बताओ ए के द्वारा कितनी प्रोडक्शन हो रही है, 60%, बी से 30%, सी से 10%,
तो PA कितना हो जाएगा 60/100, PB 30/100। आ रहा है ना समझ में कैसे करना है? चलो नेक्स्ट में लिखते हैं फटाफट से। PA कितना हो गया 60%, दैट इज 60/100, राइट। PB कितना हो गया 30%, 30/100, एंड PC कितना हो गया 10%, 10/100। नाउ नेक्स्ट इज P(E1)/A। इसका क्या मतलब हुआ कि वो कार्स हैं तो हमारे पास बैटरी ऑपरेटेड, बट किसने प्रोड्यूस करी है? आम्बर ने। तो बैटरी ऑपरेटेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय आम्बर इज 20%, बैटरी ऑपरेटेड प्रोड्यूस्ड बाय बॉन्जी इज 10%। तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 20%, मतलब 20/100। अब P(E1)/B बॉन्जी के द्वारा कितनी थी 10%, मतलब 10/100, एंड P(E1)/C कितनी है 5%, दैट इज 5/100। तो P(E2)/A कितना हो जाएगा यहाँ पर 80/100, क्योंकि अगर 20/100 जैसे मैंने पीछे भी बताया, क्योंकि अगर हमारे पास 20% है बैटरी की तो 80% हो जाएगी पेट्रोल की। आ रहे सबको समझ में? तो ये हो जाएगा 80/100। Pe2/B will become 90/100, राइट। एंड Pe2/C अगर ये 5/100 है तो ये 95/100। अब हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी प्रोबेबिलिटीज एंड इवेंट्स की वो लिख ली। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट वापस से देखते हैं क्या कह रहा था। इलेक्ट्रिक कार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जो रैंडमली सिलेक्टेड कार है वो इलेक्ट्रिक आए। सो दैट मीन्स यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है Pe1, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? इट वुड बी PA इंटू Pe1/A प्लस PB इंटू Pe1/B प्लस PC इंटू Pe1/C। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। PA कितना है हमारे पास 60/100 एंड Pe1/A कितना है 20/100। पूरी कैलकुलेशन करनी है बस आपको, यहाँ पर जो भी वैल्यूज गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट करते जाओ एंड यू विल गेट द आंसर। Pe1/B कितना है 10/100 एंड सिमिलरली PC हमारे पास है 10/100 एंड Pe1/C है हमारे पास 5/100। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना बना। ये हो जाएगा 12/100 प्लस 3/100 प्लस 5/1000। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? अगर हम 1000 कॉमन ले लेते हैं तो 120 प्लस 30 प्लस 5 155/1000 विच इज इक्वल्स टू 0.155। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? What is the probability that a randomly selected car is a petrol car? तो B बिल्कुल as it is ही होने वाला है। बस यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको निकालना है Pe2। जैसे हमने E1 के लिए निकाला है ऐसे E2 के लिए। E2 भी क्या होगा PA डॉट Pe2/A। ठीक है, देन प्लस PB Pe2/B। हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा अब E2 पे, राइट। सिंपल कैलकुलेशन है, फटाफट से करो। कितना होगा ये 60/100 इंटू 80/100 प्लस 20 प्लस 30/100 इंटू 90/100 एंड देन प्लस 10/100 इंटू 95/100। तो ये कितना हो जाएगा 48/100 प्लस 27/100 एंड प्लस 95/1000। तो कितना हो जाएगा ये 1000 480 प्लस 270 प्लस 95, राइट। सॉल्व करो तो कितना बैठेगा 845/1000 विच इज इक्वल टू 0.845। तो फर्स्ट का ए पार्ट एंड बी पार्ट हो गया। देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कहता है। अ कार is selected at random and is found to be electric, then what is the probability that it was manufactured by Corvette? जब हमारे पास वो वापस से जिस तरीके से हम इवेंट डिस्कस करते आ रहे होते हैं उसमें वो वापस से हमें पीछे लेके जाए, दैट मीन्स वहां पर हम लगाते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, तीनों ने मिलके दो तरीके की कार बनाई। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करें कि वो इलेक्ट्रिक कार है कि वो पेट्रोल है, तो वो हम इवेंट एज पर द सेम जा रहे हैं।
बट उन्होंने कहा कार तो इलेक्ट्रिक है, क्या पॉसिबिलिटी है वो कॉमेट ने बनाई हो, तो इसमें हम पीछे जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर लगेगी बेस थ्योरम। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें पहले हम लिखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हेयर हमने इवेंट जैसे डिस्क्राइब किए थे, तो यहाँ पर इवेंट वाज द इवेंट जहां पर इट डिस्क्राइब्स कि वो कार प्रोड्यूस की गई है बैटरी ऑपरेटेड पर्पस के लिए, ठीक है। तो इवन इज द प्रोडक्शन ऑफ द बैटरी ऑपरेटेड कार्स। और हमें किसकी निकालनी है कि क्या वो प्रोडक्शन कॉमेट ने ही की है, उसकी कितनी चांसेस है, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम रीड कैसे करते हैं, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, इस ब्रैकेट का मतलब है ऑफ, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ C। C की प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोवाइडेड, इस स्लैश का मतलब है प्रोवाइडेड कौन सा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, इवन हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने हमें यही कहा है कि अगर इलेक्ट्रिक हमें पता है कि वो ऑलरेडी है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉमेट ने बनाई है। बेस थ्योरम का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, ये किसके इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू पी सी डॉट पी even by C upon total probability of even, जो कि हमने क्या लिखी थी, it is equal to PA dot P even by A plus PB dot P even by B plus PC dot P even by C, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, बट दिस होल थिंग इज नथिंग बट P even, जो कि हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो हम ये डायरेक्ट फर्स्ट पार्ट से उठा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला फर्दर लिखा जा सकता है एज इक्वल टू पी सी डॉट पी इवन बाय सी अपॉन पी इवन, ठीक है। तो पी सी हमारे पास कितना गिवन था, 10%, 10 अपॉन 100 इंटू पी इवन बाय सी, ठीक है। ये हमारे पास 10 है और इवन बाय सी कितना हो गया 5%, तो इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 अपॉन पी इवन कितना आया था 0.155, मतलब 155 अपॉन 1000, किसके बराबर हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल हुआ और डिनोमिनेटर सेम होके कैंसिल आउट हो गया, बाकी सब कैलकुलेशन है, तो 5 1 जा 31, सो इसका आंसर आता है 1/31। आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि अगर हमने कार जो सिलेक्ट करी रैंडम, दैट इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, वापस से जो इलेक्ट्रिक कार ही आई, जो हमने सिलेक्ट करी वो इलेक्ट्रिक ही आई, what is the probability that it is manufactured by Amber or Bonzi, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखा है Amber और Bonzi। अब probability of A union B provided even, ये हमें निकालनी है। ये हमें कैसे पता लगा, वही सेम, जो कार हमने सेलेक्ट करी वो थी तो इलेक्ट्रिक, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो A या फिर B में से ही आई हो, ठीक है। तो वापस से हमें पीछे लेके जा रहे हैं कि थी तो वो इलेक्ट्रिक, बट क्या पॉसिबिलिटी है कि वो ए यूनियन बी। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी ही क्यों लिखा है हमने यहाँ पर, जब भी और होता है तो और का मतलब दो होते हैं, अगर हमें यूनियन या इंटरसेक्शन में देखना हो तो और का मतलब होता है यूनियन, वैसे और का मतलब क्या होता है केसेस, कि कितने केसेस हो सकते हैं, या तो केस 1 हो सकता है या फिर केस 2 हो सकता है या फिर केस 3 हो सकता है। तो यहाँ पे केसेस क्या बने, या तो ए ने प्रोड्यूस करी हो या फिर बी ने, तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है पी ए यूनियन बी स्लैश इवन, किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअली पी ए बाय इवन प्लस पी बी बाय इवन के ये इक्वल होगा। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर है और का मतलब क्या होता है, चांसेस हो सकते हैं, केसेस हो रहे हैं, उसमें हम दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते हैं, जितने भी केसेस हैं उन हर एक की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर यूनियन को यूज कर रहे हैं एज एंड, ए बाय इवन की प्रोबेबिलिटी बी में ऐड होगी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। तो अब हम इन दोनों को मर्ज करके लिख लेते हैं, ये क्या बन के आएगा हमारे पास यहाँ पर पी ए डॉट पी इवन बाय ए प्लस पी बी डॉट पी इवन बाय बी अपॉन पी इवन। अब नीचे मैंने पी इवन क्यों लिखा, क्योंकि जो फॉर्मूला बन के आता है बेस थ्योरम में डेनोमिनेटर में, जैसे मैंने यहाँ बताया था, वो किसका बन के आता है, पी इवन का,
और हम इस फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज किया था, राइट। चलिए तो यहाँ पर यूज करते हैं। अब पी ए हमारे पास कितना गिवन है, 60%, तो 60/100 एंड पी इवन बाय ए कितना गिवन है, 20%, तो ये कितना हो जाएगा 20/100 प्लस पी बी हमारे पास कितना गिवन है, देखो यहाँ पर 30% और इवन बाय बी कितना गिवन है, 10%, राइट। तो ये हो गया 30/100 इंटू 10/100 और पी इवन कितना आया था हमारे पास 155/1000, ठीक है, यही आया था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना बन गया 1200 प्लस 300 अपॉन 10,000 अपॉन 155/1000, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जीरो ऐड करके इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और ये बन जाएगा हमारे पास 1500 अपॉन ये, ठीक है। बाकी सारी कैलकुलेशन है आपसे आई होप हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर निकल के आता है हमारे पास 30/31 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ अ न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन. The lights are set up in such a way that the intensity of light at any point x meters from the start of the street can be modeled as fx equal e raised to the power x sin x, where x is in meters. देखो इसमें इन सब ने हमें इतना सब कुछ घुमाने की कोशिश करी, बट आप देखो इसमें इन्होंने हमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, राइट। और अगर हम थोड़ा सा और नीचे रीड करें तो इन्होंने क्या पूछा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से चैप्टर पे पहुंच गए हम, एओडी में, ठीक है। तो एओडी में हमें मेन पॉइंट क्या देखना था, ये फंक्शन। अब इन्होंने कहा है कि इस फंक्शन को आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में, फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, x 0 से पाई हमारे पास इंटरवल दे रखा है। तो इस 0 से पाई इंटरवल में हमें वो इंटरवल बताना है जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग हो और वो इंटरवल बताना है जिसपे फंक्शन डिक्रीजिंग हो, ठीक है। तो आपको देखना है 0 से पाई पूरे पे इंक्रीजिंग है या पूरे पे डिक्रीजिंग है या कुछ पार्ट पे इंक्रीजिंग है कुछ पार्ट पे डिक्रीजिंग है, तो वो सब इंटरवल्स हमें यहाँ पर मेंशन करने हैं। चलिए तो फटाफट से फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स, राइट। और यहाँ पर हमें बताना है इसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स को हम इक्वेट करेंगे जीरो पे इक्वेट करके हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आता है एंड देन दैट पॉइंट डिसाइड्स द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो डेरिवेशन करते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। आई होप ये आप लोग कर लोगे अच्छे से। तो ये बन जाएगा e रेज़ टू द पावर x cos x प्लस sin x, f डैश x आ गया। अब हम इसको रख देंगे इक्वल टू 0। जैसे ही हम f डैश x को 0 रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन की, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्रोडक्ट क्या आ रही है, 0। e रेज टू द पावर x 0 हो सकता है या फिर cos x प्लस sin x 0 हो सकता है। बट हमें पता है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, तो हम कहेंगे बिकॉज e रेज टू द पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, विच इंप्लाइज यहां से cos x प्लस sin x ही 0 हुआ, विच इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, विच इंप्लाइज दोनों तरफ अगर हम cos x से डिवाइड कर दें तो इधर 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस 10x, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को उधर ले जाएं तो यह प्लस का बन जाएगा माइनस का। 10x की वैल्यू -1 कब आती है, हमारे पास इंटरवल भी इन्होंने मेंशन किया है 0 से पाई। अब 0 से पाई के अंदर आपको देखना है 10x नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, 10x यहाँ पे नेगेटिव होता है, किस वैल्यू के लिए, x इक्वल 3π/4 पे। अब बताना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, 3π/4 हमने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ मेंशन किया और n पॉइंट्स हमने ऐसे मेंशन कर दिए, राइट। अब 0 से 3π/4 में कोई सी भी वैल्यू उठाओ और उसको फंक्शन में रखो, ठीक है। देन 3π/4 से π/4 पे उठाओ और उसको फंक्शन पे रखो। चलो देखते हैं, हम रख लेते हैं π/2, तो π/2 रखने पे हमारे पास e की पावर π/2 sin π/2 प्लस cos π/2 आ जाएगा, राइट। e की पावर π/2 एज इट इज, ये 1 और ये 0,
दैट इज e की पावर पाई बाय 2, ये हो गया पॉजिटिव। तो इस वैल्यू पे तो हमारे पास फंक्शन आ रहा है पॉजिटिव। अब ले लेते हैं 3 पाई बाय 4 और पाई के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू। तो f5 पाई बाय 6 कितना होगा, e रेज टू द पावर 5 पाई बाय 6, यहाँ पर साइन में 5 पाई बाय 6 रखेंगे प्लस कॉस में 5 पाई बाय 6 रखेंगे। ठीक है, तो ये तो e रेज टू द पावर 5 पाई बाय 6 एज इट इज हो जाएगी। साइन 5 पाई बाय 6, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। देन हमारे पास आता है cos 5 पाई बाय 6, इसकी वैल्यू होगी -√3/2 और हमें पता है कि √3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो 1 - √3 हमारे पास जो है वो लेस देन 0 होगा। ये अगर लेस देन 0 है तो ये भी हमारे पास लेस देन 0 होगा। दैट मीन्स ये पूरी टर्म नेगेटिव हो गई, तो इसके साथ अगर हम e मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी नेगेटिव होगा, विच इम्प्लाइज e रेज टू द पावर 5 बाय 6 1 - √3/2 भी लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। तो इस रेंज में हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आया। सबको समझ में हमने कैसे किया है। तो फंक्शन increasing in 0 to 3 pi by 4 and it is decreasing in 3 pi by 4 से pi। सबको समझ आया। लास्ट ये हमारे पास कहता है वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है, यहाँ पे तो एक ही आया है, इन्होंने कहा है ईच। अगर 2-3 आते तो हर एक के लिए हमें चेक करना होता कि ये क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो आप ये देखो, इसके लिए हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेशन टेस्ट निकालेंगे हम, दैट इज f डबल डैश x निकालते हैं, राइट। उस फंक्शन का डबल डेरिवेशन निकालते हैं और यहाँ पर उल्टा होता है। अगर हमारे पास f डबल डैश x नेगेटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ, राइट। अगर f डबल डैश x हमारे पास पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल डेरिवेशन निकालने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेशन लिखना है, वो आया हमारे पास e की पावर x sin x प्लस cos x। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। वापस दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन क्या होगा cos x माइनस sin x। देन सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेशन, तो सेकंड तो यही है और फर्स्ट का डेरिवेशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों से हम e की पावर x को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर क्या बना, cos x माइनस sin x प्लस sin x प्लस cos x, यही आया। अब sin x से sin x कैंसिल, तो ये बना हमारे पास 2e की पावर x cos x, राइट। अब देखो हमारे पास कौन से पॉइंट पे देखना है, क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 3 पाई बाय 4। यही था हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाय 4। इस पे क्या होगा, 2e की पावर 3 पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4। कितनी वैल्यू हुई इसकी, इट इज इक्वल्स टू 2e की पावर 3 पाई बाय 4। cos नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू हो गई -1/√2। माइनस का साइन लग गया, मतलब f डबल डैश x लेस देन 0। अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर f डबल डैश x लेस देन 0 होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये किसका पॉइंट हुआ, मैक्सिमा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास खत्म होता है पूरे पेपर की एक्सप्लेनेशन। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।